साल 1992 एक ऐसा साल जिसने पूरे इंडिया के शेयर बाजार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना का पन्ना पलटने वाले हैं जहां सेंसेक्स ने अचानक से 200% की छलांग लगाई, जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन फिर अचानक एक ही झटके में सब कुछ ध्वस्त हो गया और लाखों इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए राख बन गए। ये सिर्फ एक मार्केट क्रैश की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आज भी हर रिटेल ट्रेडर को समझनी चाहिए। क्योंकि मार्केट का इतिहास भले ही हूबहू रिपीट न करें, लेकिन वो राइम जरूर करता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर 5,000 कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उस 5,000 करोड़ रुपए के स्कैम को दर्शाता है जिसने देश की फाइनेंशियल नींव को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा स्कैम जिसकी गूंज आज भी शेयर बाजार की गलियों में सुनाई देती है। सेक्शन 1 द असेंट, एक आम लड़के का सपना। तो कहानी शुरू होती है 1954 में गुजरात के राजकोट से। एक मिडिल क्लास परिवार, पैसे जरूर कम थे पर सपने बहुत बड़े थे। 1970s के आखिर में जब वो मुंबई आए तो शुरुआत में जिंदगी बिल्कुल ऑर्डिनरी थी। सीमेंट बेचा, होजरी बेची और डायमंड्स तक का काम किया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1981 में, जब उनके कदम दलाल स्ट्रीट पर पड़े और उन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस ज्वाइन किया। उनके पास ना एक नेचुरल गिफ्ट था। नंबर्स को समझना और मार्केट साइकोलॉजी को पढ़ना उनके लिए बेहद आसान था। फिर 1986 में आकर उन्होंने अपनी खुद की फर्म ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट शुरू की। अब वो सिर्फ एक आम ब्रोकर नहीं रहे थे। सेक्शन 2 द बिग बुल राइजेज, सेंसेक्स का 1,000 से सीधे 4,500 तक का सफर। अब सोचिए, ये मैजिकल फिगर अचीव कैसे हुआ? इसके पीछे उनकी एक खास स्ट्रैटेजी थी जिसे पंप एंड डंप कहा जाता था। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक स्टॉक चुनो, उसे एग्रेसिवली बाय करो ताकि प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जाए। इससे मीडिया में बज़ क्रिएट होता था और आम रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते थे। जैसे ही प्राइस पीक पर पहुंचे, चुपचाप एग्जिट कर लो। उस दौर का मार्केट एक वाइल्ड जंगल की तरह था। ना तो सेबी के पास आज जैसी पावर थी और ना ही मार्केट में आज जैसे स्ट्रिक्ट सर्किट ब्रेकर्स थे। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा, सबसे हैरानकन उदाहरण था एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज यानी एसीसी। ध्यान दीजिए, एक तरफ एसीसी का प्राइस था सिर्फ 200 रुपए, लेकिन उनका जादू चलते ही कुछ ही महीनों में ये प्राइस सीधा 9,000 रुपए तक पहुंच गया। आम हिंदुस्तानी सिर्फ उनका नाम सुनकर अंधा विश्वास कर रहे थे और इस स्टॉक में अपना पैसा लगा रहे थे। 4400%, एक बिल्कुल बोरिंग सी सीमेंट कंपनी में 4,400% का रिटर्न। ये सच में दलाल स्ट्रीट पर एक अलग ही लेवल का पागलपन था। डॉक्टर्स, टीचर्स, हाउसवाइफ्स, हर कोई शेयर बाजार की इस आंधी में कूद पड़ा था। सबको लगता था कि बिग बुल जिस पत्थर को छू लें वो सोना बन जाएगा। उस दौर के मीडिया ने तो उन्हें अमिताभ बच्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट तक का खिताब दे दिया था। और इस बेशुमार दौलत का असर उनकी लाइफ पर भी साफ दिख रहा था। 15,000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग अपार्टमेंट, 9 लग्जरी गाड़ियों का काफला, जिसमें एक ऐसी टोयोटा लेक्सस भी थी जिसके बारे में उस वक्त इंडिया में लोगों ने ज्यादा सुना तक नहीं था। लेकिन वो आइकरस की पौराणिक कहानी है ना, जब कोई मोम के पंख लगाकर सूरज के इतना करीब उड़ता है तो आग लगना तय होता है। ये पूरी आलीशान दुनिया दरअसल एक बहुत बड़े झूठ की नींव पर खड़ी थी। सेक्शन 3 द मैकेनिक्स, फेक बीआर और 5,000 करोड़ रुपए का वो बड़ा जाल। अब सबसे अहम सवाल, इतना सारा कैश आखिर आ कहां से रहा था? इस गेम को पूरी तरह समझने के लिए एक बैंकिंग शब्द समझना पड़ेगा, बैंक रिसीट यानी बीआर। देखिए, जब बैंक्स आपस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड करते थे तो वो एक पेपर का टुकड़ा इशू करते थे, एक तरह की गारंटी जो कहती थी कि सिक्योरिटीज हमारे पास सेफ हैं, आप कभी भी क्लेम कर लीजिए। उस वक्त का बैंकिंग सिस्टम इतना उलझा हुआ और उसके नियम इतने लूज थे कि इसी एक छोटे से पेपर ने एक बहुत बड़ा लूप होल क्रिएट कर दिया। तो यहां सबसे बड़ा कैच ये है कि ये लूप काम कैसे करता था। इसे 4 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, छोटे बैंक्स जैसे बैंक ऑफ कराद और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक को कन्विंस करके उनसे फेक बीआरस इशू करवाए जाते थे। उन पेपर्स के पीछे असल में कोई सिक्योरिटीज थी ही नहीं। दूसरा स्टेप, ये फेक पेपर्स बैंक्स के बीच घूमते थे और उनके अगेंस्ट कैश निकाला जाता था। तीसरा और सबसे बड़ा कदम, ये कैश डायरेक्टली ब्रोकर अकाउंट में ट्रांसफर होता था। और चौथा स्टेप, इस चोरी किए गए पैसे को स्टॉक मार्केट में फ्लड कर दिया जाता था ताकि प्राइसेस अग्रेसिवली पंप हो सकें। यहां से निकाला
वहां डाला और मार्केट आसमान छूने लगा। इस पूरे लूप से निकले पैसे की टोटल वैल्यू 1992 में लगभग 5,000 करोड़ रुपए थी। अगर आज की डेट में इसका हिसाब लगाएं तो ये 50,000 करोड़ से भी ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ट्रेजेडी सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक इंसान ने मार्केट को मैनिपुलेट किया। असली ट्रेजेडी ये है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम और उसकी कंप्लायंस इतनी वीक थी कि उन्होंने खुद इस तबाही को लगातार चलने का मौका दिया। सेक्शन 4 द फॉल, एक्सपोज और उसके बाद का मार्केट क्रैश। कहा जाता है कि झूठ के पैर नहीं होते। 23 अप्रैल 1992 एक जर्नलिस्ट की कलम ने पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में सुचेता दलाल जी का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसने इस पूरे फेक बीआर और मार्केट मैनिपुलेशन स्कैम को दुनिया के आगे खोलकर रख दिया। नतीजा, अगली ही सुबह सेंसेक्स बुरी तरह फ्री फॉल कर गया। जिनके पास कल तक करोड़ों थे, पैनिक में आकर उनके हाथ में सिर्फ राख बची। बैंक्स में हंगामा मच गया और मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गया। इसके बाद शुरू हुआ कानूनी शिकंजा। 9 नवंबर 1992 को उनकी गिरफ्तारी हुई। जिस इंसान के आगे कुछ दिन पहले तक रेड कार्पेट बिछते थे, वो हथकड़ियों में था। पूरे 1990 के दशक में उन पर 600 से ज्यादा केसेस चलते रहे। जेल जाना, बेल पर आना, यही चलता रहा। और आखिरकार साल 2001 में सिर्फ 47 साल की उम्र में थाने जेल में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। अपने पीछे वो कोई लेगेसी नहीं छोड़ गए। और वो आम इन्वेस्टर्स, वो आज तक कोर्ट्स में कॉम्पेंसेशन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक बेहद कंट्रोवर्शियल चैप्टर भी आता है। बेल पे रहने के दौरान एक दावा सामने आया कि तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को एक सूटकेस में 1 करोड़ रुपए की ब्राइब दी गई थी। इस एक स्टेटमेंट ने उस वक्त देश की राजनीति में भूकंप ला दिया था। लेकिन यहां यह क्लियर करना बहुत जरूरी है कि लंबी छानबीन के बाद भी ये दावा कभी कानूनी तौर पर साबित नहीं हो सका। ये सिर्फ एक अनप्रूवन क्लेम, एक आरोप ही बनकर रह गया। सेक्शन 5 सिस्टमिक लेसन्स, आज के ट्रेडर्स के लिए जरूरी सबक। देखिए, ऐसी घटनाओं का विश्लेषण करने का असली फायदा तभी है जब हम उनसे कुछ सीख सकें। आज के मॉडर्न मार्केट में इन 4 बातों को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहला, हाइप के पीछे बिल्कुल मत भागिए। डेटा और फंडामेंटल्स पर भरोसा रखिए। याद है ना, जिन्होंने हाइप में आकर एसीसी 9000 में खरीदा था, उनका क्या अंजाम हुआ? दूसरा, आज का रेगुलेटरी सिस्टम पहले से बहुत स्ट्रांग है, उस पर ट्रस्ट कीजिए, पर अपनी स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेड मत कीजिए। तीसरा, शेयर बाजार में इजी मनी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और चौथा और सबसे अहम सबक, इमोशंस, खासकर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस ट्रैप से बचने के लिए हमेशा एक क्लियर सिस्टम के साथ ट्रेड कीजिए। इस पॉइंट को थोड़ा और डीपली समझते हैं। एक तरफ होते हैं ह्यूमन इमोशंस, लालच, फोमो और अंधा विश्वास, जिन्होंने 1992 की तबाही को जन्म दिया था। और दूसरी तरफ है आज के दौर का ऑटोमेटेड सिस्टम, जहां प्रीसेट रूल्स, एल्गोरिदम्स और एब्सोल्यूट डिसिप्लिन होते हैं। आज के मॉडर्न ट्रेडर्स लीगली और सिस्टमैटिकली मार्केट में एक एज पाने के लिए एल्गोक्रैब जैसे एल्गोरिदमिक प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। पता है इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये ग्रीड और पैनिक जैसे विनाशकारी ह्यूमन इमोशंस को ट्रेडिंग से बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। एक एल्गोरिदम कभी पैनिक नहीं करता और ना ही कभी लालच में आता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या आज का ये मॉडर्न मार्केट सिस्टम सच में इंसानी लालच से पूरी तरह सुरक्षित है, या फिर ये एल्गोरिथमिक अनुशासन ही हमारा एकमात्र असली बचाव है? इतिहास गवाह है कि जब तक इंसान ट्रेड करेगा, ग्रीड कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल ही लेगी। इसलिए हमेशा स्मार्ट रहिए और सिस्टमैटिक तरीकों पर निर्भर रहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार हम एक और माइंड ब्लोइंग स्टोरी लेकर आएंगे, निक लीसन की, एक अकेला ट्रेडर जिसने 233 साल पुराने एक पूरे बैंक को ध्वस्त कर दिया था। तब तक मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए और सेफ रहिए।